गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय काफ़ी अहम है। अक्सर अभी आपने देखा होगा कि जब से हमने इस सीरीज की शुरुआत की है तब से हमने नेचुरल कंसेप्शन और नेचुरल प्रेगनेंसी पर खास तौर पर प्रकाश डालने की कोशिश की है, उस पर फोकस किया है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर ऑप्शन क्या है? तो सबसे पहला जो जवाब दिमाग में आता है, माइंड में आता है हमारे, वो है आईवीएफ। लेकिन जब हम आईवीएफ के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे मन में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस कम होते हैं, मिसकंसेप्शन ज्यादा होते हैं। और ये इस वजह से भी है क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन है। और इसीलिए आज हमने इस विषय को उठाया है कि आईवीएफ के जो क्वेश्चंस है, जो मिसकंसेप्शन है, उन्हें आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी एक्सपर्ट दिव्या साहित्य। डॉक्टर दिव्या साहित्य हमारे साथ जुड़ेंगी जो हमसे बातचीत करेंगी। जितने भी मिसकंसेप्शन है आईवीएफ को लेकर, डाउट्स है, उनको वो क्लियर करने की कोशिश करेंगी। तो बिना समय वेस्ट किए हुए, टाइम वेस्ट किए हुए, मैं उन्हें यहाँ पर ऐड करती हूँ। आईवीएफ से जुड़े जो मिसकंसेप्शन है, जो डाउट्स है, उन्हें डॉक्टर के माध्यम से आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दिव्या साहित्य, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर दिव्या साहित्य हूँ। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ, पुष्पा हॉस्पिटल और ब्रिलियंस फर्टिलिटी सेंटर, अंधेरी वेस्ट, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में। बिल्कुल डॉक्टर। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है आईवीएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर नेचुरल कंसेप्शन नहीं पॉसिबल है किसी भी कपल के लिए तो आईवीएफ की ओर रुख करते हैं। लेकिन आईवीएफ का जैसे ही मतलब माइंड में सवाल आता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि क्वेश्चन कम, मिसकंसेप्शन ज्यादा रहते हैं, तो उसी को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए आज हमने आपकी हेल्प ली है जो शायद हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो जाए। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आईवीएफ है क्या और किन कंडीशन में, किन परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता जो है कपल को पड़ती है। आईवीएफ का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी लेमैन्स टर्म्स में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो कपल्स नेचुरली या और कोई तरीके से उनको कंसीव होने में दिक्कत होती है तो ऑफ कोर्स ये एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, जो हम अडॉप्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, हम औरत के अंडों को अंडाशय में से निकाल के उसको मिक्स करते हैं शरीर के बाहर हमारे लेबोरेटरी में हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ। जो एग्स और स्पर्म्स हम मिक्स करते हैं, अगर एग्स फर्टिलाइज हो जाती है तो हम उनको एम्ब्रियोज बोलते हैं। और फिर वो एम्ब्रियोज हम डायरेक्टली एक पतले से कैथेटर लेके फीमेल के, औरत के रेडी गर्भाशय में हम डाल देते हैं। तो इस फुल प्रोसेस को हम आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी या इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये जो होल प्रोसीजर होता है इसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं। ये हर कपल को लागू नहीं होते। बेसिकली अगर औरत में उसका एज 35-36 के ऊपर है, उसकी जो अंडाशय की क्षमता बची है अंडे की वो कम है, या एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फलोपियन ट्यूब्स जो बोलते हैं वो ब्लॉक्ड है, या कभी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस जिसमें चॉकलेट सिस होते हैं, या पीसीओडी। ऑफ कोर्स ये सब एग की क्वालिटी पे असर करते हैं, तो इसलिए कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन कंडीशंस में आईवीएफ लग सकता है। मेल फैक्टर अगर हो, मतलब शुक्राणु की जो क्षमता है आगे बढ़ने की वो बहुत कम है, या शुक्राणु अबनॉर्मल है, या काउंट, स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो ऐसे केसेस में आईवीएफ या इक्सी लग सकता है। सर्टेन जेनेटिक कंडीशंस में, या अगर फीमेल को यूट्रस प्रॉब्लम है और उसको एक सरोगेट मदर की ज़रूरत है, तो वैसे केसेस में भी आईवीएफ के दौरान हम एम्ब्रियोज बना के वो सरोगेट यूट्रस में डाल सकते हैं।
तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिनके लिए आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट लग सकता है। और जब भी आईवीएफ की बात आती है तो एक सवाल जो मन में आ जाता है कि ये एक बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर है, प्रोसेस है, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं, क्या ये वाकई इतना पेनफुल है जितना लोग समझते हैं? सी फिजिकली ये इतना ज्यादा पेनफुल नहीं है, बट ऑफ कोर्स एज फार एज मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली चैलेंजेस होती है। ऑफ कोर्स ट्राइंग फॉर अ प्रेगनेंसी, जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत प्रेशर रहता है, इंटरनल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, होप्स होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती है, तो उनकी वजह से ज्यादा पेन होता है besides just going through the physical aspects of it. और अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो ये भी एक डिलेमा रहता है लोगों के मन में इस सवाल को लेकर कि सक्सेस रेट इसका कितना है, या फिर ये बस एक वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा आगे चल के? सी वेस्टेज ऑफ मनी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइंस ऑफ कोर्स इस तरीके तक प्रोग्रेस हो चुकी है कि यू कैन से कि बहुत ज्यादा कपल्स को आजकल आईवीएफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनको टाइम नहीं है नेचुरली संबंध रखने के लिए। वो इतने बिजी हो जाते हैं अपने करियर्स में, उनको टाइम स्पेंड करने को भी वक्त नहीं मिलता। तो देन व्हाट आर दे लेफ्ट विद? दे आर लेफ्ट विद ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज पेनफुल, मोर पेन जो है औरत को होती है, तो उनको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, उनको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, उनको ही मेनली प्रोसीजर से दे हैव टू गो थ्रू। तो ऑफ कोर्स ज्यादा दर्द जो होता है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, वो औरत को होता है। बट सक्सेस रेट की अगर हम बात करें तो आजकल इट गोज अप टू 60 to 70%। ऑफ कोर्स नोबडी कैन गारंटी 100% सक्सेस रेट, पर 60 से 70% तक प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। और लाइव बर्थ रेट या टेक होम बेबी रेट जो हम बोलते हैं, क्योंकि कुछ रिस्क रहती है मिस कैरेज की एक्सेट्रा, तो टेक होम बेबी रेट भी अच्छा रहता है। जो यंग औरत रहती है, उसकी एज कम है, उनके केसेस में टेक होम बेबी रेट गोज टू 35 to 40%, विच इज वेरी गुड। ऑफ कोर्स जैसे उम्र औरत की बढ़ती है या कुछ मेजर दिक्कत है एग या स्पर्म की क्वालिटी में, तो टेक होम बेबी रेट goes down to 10-15%, especially more than 37-38 years of age of the female. तो जैसा आपने ये फैक्टर्स बताए कि इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है सक्सेस रेट, तो उसके अलावा अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो सके? ये एक मिसकंसेप्शन है कि बेड रेस्ट की ज़रूरत है। बेसिकली स्पेशली जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, कि जो हम बाहर जो भ्रूण या एम्ब्रियोज रेडी करके फीमेल के गर्भाशय में हम डाल देते हैं, उसके बाद नॉर्मली हम रेकमेंड नहीं करते कि बेड रेस्ट की ज़रूरत है। शी जो औरत है वो अपनी रूटीन डेली एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकती है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जोर का काम करना, रिगरस एक्सरसाइज करना, जिमिंग जाना या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, वो यूजुअली हम रेकमेंड नहीं करते। थोड़े डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हम देते हैं, ऑफ कोर्स, कि आप शराब मत पिए या आप सिगरेट ना स्मोक कीजिए। बट बिसाइड्स दैट ये मिसकंसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल मिथ है। बिल्कुल, और इसीलिए हमने इस टॉपिक को आज उठाया है ताकि ये जो मिथ्स है वो क्लियर हो सके और जो एग्जैक्ट फैक्ट्स है उनके बारे में पता चल सके। और एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि अगर हम आईवीएफ के थ्रू जाते हैं तो एक महिला को आगे चल के किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या हेल्थ पर किसी तरह का इफेक्ट पड़ सकता है। इज इट ट्रू? लॉन्ग टर्म नहीं। तो देखिए आईवीएफ में क्या होता है, हम जो औरत को उसके पीरियड के फर्स्ट या सेकेंड डे पे बुलाते हैं, हम सोनोग्राफी करके हम चेक करते हैं ओवरीज यूट्रस ठीक है, और ओवरीज की क्षमता क्या है जो अंडे की, वो हमको समझ में आती है। हम सिस्ट रूल आउट करते हैं, फिर सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए उनकी जो अंडाकोश की क्षमता
एज फैक्टर, बॉडी वेट, हम इंजेक्शंस के डोजेस डिसाइड करते हैं। तो औरत को डेली बेसिस पे 10 से 12 दिन कम से कम इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो ये हार्मोनल इंजेक्शंस हैं जो हम देते हैं ओवरीज में अंडों को बूस्ट करने के लिए, ताकि वो जो अंडे डेवलप होके मैच्योर हो जाए। तो ये जो हार्मोनल इंजेक्शंस है, इनसे थोड़ा ब्लोटिंग हो सकता है, नौशिया हो सकता है, ओकेजनल हेडेक्स हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकती है, ब्रेस्ट हैवीनेस, या जैसे ही ओवरी स्वेल अप हो जाती है, जैसे अंडे बढ़ जाते हैं, तो हल्का सा पेट में दर्द भी हो सकता है। पर ये जो साइड इफेक्ट्स है बहुत टेम्पररी है। जैसे ही हम अंडे निकालते हैं, वो जो रिस्क्स होते हैं बिल्कुल कम हो जाते हैं। जैसे कोई बोले लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, ओवेरियन कैंसर या एनीथिंग एल्स की अंडाकोश की क्षमता कम हो जाएगी, मेनोपॉज हो जाएगा, ये बिल्कुल मिथ्स है। ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि आईवीएफ के दौरान उस साइकिल में जो हमको एग्स अवेलेबल है, हम उन्हीं एग्स को स्टिम्युलेट कर सकते हैं। जो नॉर्मली हर औरत की दोनों ओवरीज में से एक ही अंडा रिलीज होता है हर महीने, बाकी के अंडे जो है वो अपने आप ही मर जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आईवीएफ के दौरान हम उन अंडों को स्टिम्युलेट करते हैं जो उस साइकिल में अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि हमने समझो 10 15 20 अंडे निकाल दिए एक साइकिल में तो अंडाकोश की क्षमता बिल्कुल कम हो गई, मेनोपॉज जल्दी हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि आईवीएफ के थ्रू अगर आप जो प्रोसीजर के थ्रू बेबी करते हैं तो मेनोपॉज जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन आपने इसे क्लियर कर दिया है। और डॉक्टर, हम देखें तो हमारे देश में या दुनिया भर में करोड़ जो बच्चे हैं वो आईवीएफ के थ्रू जन्म लेते हैं, लेकिन तब भी एक जो और बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि आईवीएफ के थ्रू जो बच्चे पैदा होते हैं कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटीज उनमें ज्यादा होती है, नॉर्मल बेबी नहीं होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं। अगेन ये एक मिसकंसेप्शन है। जैसे ही नॉर्मल पॉपुलेशन में कुछ एज रिलेटेड या जेनेटिक फैक्टर रिलेटेड अबनॉर्मैलिटीज हो सकती है, वैसे ही आईवीएफ के बेबीज में भी हो सकती है। यस, जब हम इक्सी करते हैं, मतलब अंडे में हम डायरेक्टली एक स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, तो उससे थोड़े रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स या कुछ रेयर कंडीशंस का रिस्क बढ़ जाता है, पर वो बहुत कम रिस्क है। ऐसा नहीं कि ये प्रोसीजर से अबनॉर्मल बेबीज पैदा होती है। जैसे आईवीएफ प्रेगनेंसी का कोर्स रहता है, दैट इज लाइक एनी अदर नेचुरली कंसीव्ड प्रेगनेंसी। ऑफ कोर्स अगर ट्विंस होते हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क होती है, प्री टर्म बर्थ या लो बर्थ वेट की, एक्सेट्रा। पर अगर जो जेनेटिक फैक्टर्स या बोलो क्रोमोसोमल फैक्टर्स रहते हैं, इफ देर इज अ स्लाइटली हायर रिस्क that is more related to the cause of infertility or the sperm or the egg quality rather than the procedure itself. और इसमें जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है, मैं कहीं पढ़ रही थी कि प्री इम्प्लांटेशन टेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है PGTA, क्या? यस, क्या है? यस, वो पॉसिबल है। देखिए, जब हम आईवीएफ या जब हम ओवरीज औरत की स्टिम्युलेट करते हैं, अंडे बाहर निकालते हैं, उनको इंसेमिनेट करते हैं, स्पर्म्स के साथ जो एम्ब्रियोज बनते हैं, यूजुअली हम उसको कल्चर करते हैं 5th या 6th स्टेज तक, ब्लास्टोसिस स्टेज तक। फिर हम वो एम्ब्रियो बायोप्सी करते हैं, वो ब्लास्टोसिस के का बायोप्सी करके कुछ सेल्स भेजते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के लिए। तो अगर समझिए कि ईदर ऑफ द टू, हस्बैंड या वाइफ में कुछ जेनेटिक फैक्टर है या कुछ सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है या कुछ सिग्निफिकेंट क्रोमोसोमल फैक्टर है जिसकी वजह से बेबी अफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे केसेस में ऑल द मोर ये पीजीटीए जो हम बोलते हैं काम आता है। तो इसमें से जो रिजल्ट आता है टेस्टिंग के बाद, जो जेनेटिकली अबनॉर्मल एम्ब्रियो होता है, फिर हम वो ही एम्ब्रियो को औरत के गर्भाशय में डाल देते हैं। तो ये टेस्ट के ऑफ कोर्स बेनिफिट्स हैं, थोड़े लिमिटेड बेनिफिट्स हैं, ये हर केस को अप्लाई नहीं करते। खासकर कि ये अप्लाई उन औरतों को करती है जिनकी एज ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही औरत का एज स्पेशली 37 38 के ऊपर बढ़ेगा, तो एग्स की क्वालिटी
और एज रिलेटेड जेनेटिक क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में अप्लाई होता है, या जिनको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हुआ है पास्ट में, या रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स, तो ऐसे सिलेक्टेड केसेस में हम ये पीजीटीए टेस्टिंग करते हैं, और फिर जो नॉर्मल या यूप्लॉइड एम्ब्रियो होता है वो हम गर्भाशय में डाल देते हैं। जी। और इस बीच किसी ने सवाल किया है कि क्या पहली बार में या पहले सेशन में ही प्रेगनेंसी पॉसिबल है? ऑफ कोर्स, आप अगर मैं बोलूँ कि 50 to 60% चांसेस मैक्सिमम रहते हैं पर साइकिल में, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रेगनेंसी, बट ऑफ कोर्स सक्सेस रेट डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स। वो तो maternal एज, एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, रिजल्टेंट एम्ब्रियो क्वालिटी, यूट्राइन हेल्थ, जो गर्भाशय का अंदर का लाइनिंग है वो कितना हेल्दी है, तो और प्लस अंडरलाइन कॉज जो है इनफर्टिलिटी का, तो ये सब चीजें डिटरमाइन करती है सक्सेस रेट। पर अगर यंग औरत है, एग्स अच्छे हैं, स्पर्म्स अच्छे हैं, जो एम्ब्रियो या भ्रूण बनते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, गर्भाशय बिल्कुल स्वस्थ है, तो चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो ऑफ कोर्स, पर फिर भी हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप मायूस मत होइएगा अगर एक साइकिल में आप प्रेग्नेंट नहीं हो, क्योंकि हम प्रिपेयर करते हैं कि आपको कम से कम 2 से 3 साइकिल लग सकते हैं। बिल्कुल। और एक ने सवाल किया है कि ये पूरा जो आईवीएफ है उसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे ओवेरियन स्टिमुलेशन की जैसे शुरुआत होती है, कैसे पूरा प्रोसेस जाता है? तो आईवीएफ का जो स्टिम्युलेशन प्रोसेस चालू करने से पहले ऑफ कोर्स हम कपल को इवैल्यूएट करते हैं, जो मेल और फीमेल पार्टनर, उनको हम काउंसल करते हैं प्रोसेस के बारे में, उनका थरो हिस्ट्री टेकिंग होता है, एग्जामिनेशन होता है, औरत के कुछ टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हम करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं देखने के लिए अंडाशय में अंडे कितने हमको दिखते हैं, गर्भाशय ठीक है, हेल्दी है, और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिससे हमको अंडाकोश की क्षमता समझ में आती है, अंडे कितने बचे हैं, तो उसको हम एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं। और कुछ हार्मोन टेस्ट हम कराते हैं जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, ऑफ कोर्स इन्फेक्शियस स्क्रीनिंग, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, वीडीआरएल, हेपेटाइटिस सी, हम डायबिटीज रूल आउट करते हैं, थायराइड इश्यूज या कुछ मेजर मेडिकल इश्यूज भी रूल आउट करना जरूरी है। और जो मेल पार्टनर है, मर्द के भी हम इवैल्यूएशन करते हैं। ऑफ कोर्स उस बेसिक टेस्ट जो होता है वो है धातु का, तो धातु में शुक्राणु कैसी है, शुक्राणु की क्षमता कैसी है आगे बढ़ने की, स्लगिश मोटिलिटी या प्रोग्रेसिव, उसमें से नॉर्मल स्पर्म्स की मात्रा कितनी है, तो ये फैक्टर्स बहुत जरूरी होती है। तो ये बेसिक एवेल्युएशन हम करते हैं, और ज्यादातर अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहती हैं जो हम औरत के एज, एएमएच के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। कॉमनली अगर हम शॉर्ट प्रोटोकॉल करें तो हम जो औरत को पीरियड के सेकेंड डे बुलाते हैं। ऑफ कोर्स ये समय में क्योंकि कोविड का टाइम है तो कोविड का टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बाय चांस कोई कोविड पॉजिटिव आती है तो हम उनको उनकी ओवरीज को स्टिम्युलेट नहीं कर सकते। तो कोविड रूल आउट करके हम ओवेरियन स्टिम्युलेशन चालू कर देते हैं। इसमें हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं कम से कम 10 से 12 दिन की डेली। पहले 4-5 ये इंजेक्शंस पेट पे या थाइस पे या बम्स पे यूजुअली लिए जाते हैं। ये खुद भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं या किसी और को भी बोल सकते हैं लेने को, खास करके जो बटक्स पे इंजेक्शंस होते हैं वो किसी और को बोलना पड़ता है। पर इंजेक्शंस वो पैक करके भी घर लेके जाके आइस पैक में खुद से ले सकते हैं, उनको डेली क्लिनिक आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले 4-5 दिन इंजेक्शन के बाद हम एक सोनोग्राफी करके देखते हैं कि ओवरीज का रिस्पॉन्स कैसे है, अंडे कैसे बढ़ रहे हैं। फिर उस हिसाब से हम इंजेक्शंस के डोजेस को एडजस्ट करके वापस 1-2 या 3 बार हम बुलाते हैं। जैसे ही अंडे हमको दिख रहे हैं, मच्योर होते हैं, तो अंडा फूटने का या फाइनल मच्योरेशन का एक इंजेक्शन देते हैं, उसको हम ट्रिगर बोलते हैं। पर आईवीएफ में हम नहीं चाहते ओव्यूलेशन बॉडी के अंदर हो, तो वो इंजेक्शन देने के बाद हम 35 to 36 आवर्स के बाद जो फीमेल को एडमिट करके उन अंडों को हम निकालते हैं।
कैसे उनको हम बेहोश करते हैं। ये 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर रहता है। योनि मार्ग से सोनोग्राफी गाइडेंस के दौरान एक पतला सा सुई डाल के हम अंडे निकालते हैं ओवरीज में से। ये कुछ सर्जरी नहीं है, इसमें स्टिच की ज़रूरत नहीं है। फिर हम वो एग्स को एवेल्युएट करते हैं। हमारे साइंटिस्ट जो रहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स, वो उन एग्स को इवेल्युएट करते हैं, एग्स की क्वालिटी कैसी है, कितनी मैच्योर एग्स है। और फिर साइमल्टेनियसली हस्बैंड को भी सीमेन सैंपल देना पड़ता है। उस स्पर्म्स को हम वॉश करके या तो हम आईवीएफ करते हैं या इक्सी। अगर स्पर्म काउंट मोटिलिटी अच्छा है तो एक एग को एक डिश में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स के साथ छोड़ देते हैं और फिर नेचुरल फर्टिलाइजेशन के लिए हम देखते हैं। अगर स्पर्म्स की क्वालिटी में दिक्कत है या कुछ इशू है साइंटिफिक, तो हम एक्सी करते हैं। उसमें क्या होता है, हम एक नॉर्मल स्पर्म सेलेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर और उसको हम डायरेक्टली अंडे के अंदर इंजेक्ट करते हैं। फिर 2 से 3 दिन बाद हम देखते हैं इन अंडों में से कितने फर्टिलाइज हुए या फलित हुए और कितने एम्ब्रियोज बने। उन एम्ब्रियोज की क्वालिटी क्या है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। और उस हिसाब से या तो हम एम्ब्रियोज फ्रीज करके रखते हैं, अगर समझिए ओवेरियन हाइपर स्टिम्युलेशन हो गया, अंडे ज्यादा मिले हैं या यूट्रस लाइनिंग फेवरेबल नहीं है फ्रेश ट्रांसफर का, तो फिर हम एम्ब्रियोज फ्रीज करके रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए। अगर सब फेवरेबल है, समझिए 12-13 से कम अंडे मिले, एम्ब्रियोज अच्छे, यूट्रस लाइनिंग फेवरेबल है, तो अंडा निकालने के प्रोसीजर के 3 से 5 दिन बाद हम 1 से 2 एम्ब्रियोज गर्भाशय में डाल देते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के यूजुअली 2 हफ्ते के बाद जी हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छे से पूरे प्रोसेस को बताया है। मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे उन्हें पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। और अब हम एक बार फिर से आ जाते हैं जो मिथ्स है। एक जो बहुत बड़ा मिथ है कि आईवीएफ के थ्रू जो बच्चे होते हैं वो ट्विंस हो सकते हैं या ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ऑफ कोर्स है सच्चाई, वो एक कॉमन साइड इफेक्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर का। ऑफ कोर्स वो हमारे कंट्रोल में है। सिंगलटन या ट्विंस तक ठीक है, पर ट्रिपलेट से ज्यादा तो बिल्कुल सेफ नहीं है मदर के लिए। तो वो हमारे जो डॉक्टर के कंट्रोल में है। और ऑफ कोर्स पेशेंट क्या चाहता है, तो यूजुअली ऐसे केसेस में हम 1 या 2 ही एम्ब्रियोज डालते हैं। सेफर जो आजकल लोग कर रहे हैं वो डे 5 ब्लास्टोसिस डाल रहे हैं, तो सिंगल या डबल ब्लास्टोसिस ही डाल रहे हैं ताकि ट्विन से ज्यादा किसी को ना हो। और ऐसा भी महिलाओं का मानना है कि अगर हम आईवीएफ के थ्रू बेबी करते हैं तो उसमें जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल नहीं हो सकती और सी सेक्शन ही होगी। अगेन वो एक मिथ है। अगर सिंगलटन प्रेगनेंसी है, कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी नॉर्मल है, बिल्कुल कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। ऑफ कोर्स जो सिजेरियन के इंडिकेशंस होते हैं साइंटिफिकली वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट ऑफ कोर्स जिनको ट्विंस होते हैं वो रिस्क रहता है प्री टर्म डिलीवरी का या बेबी का वजन कम रहने का, या जो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर होता है प्रेगनेंसी में, डायबिटीज होता है, तो जिनको ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी थोड़े ये रिस्क बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर कुछ इंडिकेशन नहीं है मटर्नल या फीटल इंडिकेशन सिजेरियन का, तो जिनको सिंगल प्रेगनेंसी है हम नॉर्मल डिलीवरी का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर वो मदर और बेबी दोनों के लिए सेफ है। और एक ने सवाल किया है कि क्या इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है? ये बहुत ज्यादा मैटर करता है और लोग जानना भी चाहते हैं। ऑफ कोर्स जो साधारण ट्रीटमेंट के सामने ऑफ कोर्स खर्च है इसमें, बट क्या है, प्रेगनेंसी के सक्सेस रेट्स भी ज़्यादा है, हमको इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए बहुत ही साइंटिफिक प्रोसीजर है। इंजेक्शंस के कॉस्ट, ये इंजेक्शंस बहुत ही महंगे रहते हैं। और जो एग रिट्रीवल का प्रोसेस है, लैब चार्जेस, एम्ब्रियोलॉजिस्ट चार्जेस तो है, पर ऑफ कोर्स जो कॉस्ट रहता है वो केस टू केस वेरी होता है, तो मैं बोल नहीं सकती कि नहीं हाँ। यही कॉस्ट रहेगा।
तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईवीएफ करते हैं, जो माइल्डर सिमुलेशन जिनमें कॉस्ट कम रहता है, पर ऑफ कोर्स वो केस टू केस वेरी होता है। तो जो ट्रीटमेंट प्लान रहता है वो बहुत ही इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है बेस्ड ऑन जो फीमेल एज, एग क्वालिटी, उसका एग नंबर, स्पर्म फैक्टर्स, यूट्राइन हेल्थ, बहुत फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कॉस्ट की। और बट एक ऐसा नहीं है कि ये अनअफोर्डेबल है, क्योंकि अ, जैसे हम वी केटर टू ऑल क्लासेस ऑफ या पेशेंट्स, तो एग्जैक्टली। जो लो बजट भी आईवीएफ होते हैं उनको हम कोशिश करते हैं अकोमोडेट करने की। और अगर पहली प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू होती है तो क्या मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी भी आईवीएफ के ही थ्रू होगी, ये भी होता है ऐसा? इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बहुत बार हमने देखा, ऑफ कोर्स अगर कुछ करेक्टेबल फैक्टर नहीं है तो कुछ मेजर इशू है जिसका एक ही सॉल्यूशन है आईवीएफ, तो ऑफ कोर्स चांसेस है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी आईवीएफ की रहेगी। वो डिपेंड करता है रीजन किस लिए आईवीएफ किया गया है। पर ऐसे हमने बहुत बार देखा है कि एक प्रेगनेंसी आईवीएफ नेक्स्ट प्रेगनेंसी नेचुरली भी हुई है, या पेशेंट्स ने एक साइकिल आईवीएफ उनका फेल हुआ है और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट साइकिल वो नेचुरली प्रेग्नेंट होके हमारे पास आए हैं। ओके। सो ऐसा नहीं है कि इफ द फर्स्ट इज एन आईवीएफ प्रेगनेंसी द नेक्स्ट हैज टू बी एन आईवीएफ प्रेगनेंसी। ओके। और एक तो सवाल भी किया है और मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि क्या अगर समवन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और थायराइड इश्यूज तो उनके लिए आईवीएफ पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या आगे चल के प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है? देखिए, थायराइड जो इश्यूज है उनको ऑफ कोर्स करेक्ट करके ही हम प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि अगर थायराइड इम्बैलेंस रहता है तो मदर और बेबी दोनों पे असर पड़ सकता है प्रेगनेंसी में। तो थायराइड जो इश्यूज है उनको सॉल्व करके ही, चाहे वो नेचुरली कोई प्रेग्नेंट होना चाहता है या आईयूआई से या आईवीएफ से, तभी हम अटेम्प्ट करते हैं। पर ऑफ कोर्स पीसीओडी में क्या होता है, अंडाशय की जो क्षमता है अंडे की वो बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल से ज्यादा। पर क्या है, एग्स की क्वालिटी पे असर पड़ सकता है या टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं हो सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है या एग्स की क्वालिटी ठीक नहीं है या प्रीवियस जो माइनर ट्रीटमेंट्स किए गए हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहे, तो इन केसेस में ऑफ कोर्स आईवीएफ की सक्सेस रेट बहुत अच्छी रहती है। एंड समवन इज आस्किंग कि क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है अपना? नहीं, देखिए, जो कोर्स रहता है नेचुरल प्रेगनेंसी का, आप वैसा समझिए आईवीएफ प्रेगनेंसी का भी सिमिलर कोर्स है। जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में मिसकैरेज रेट्स होते हैं, आईवीएफ प्रेगनेंसीज में भी वो हो सकती है। ऑफ कोर्स कभी कुछ रिस्क रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, या प्रेगनेंसी ट्यूब में रुक गई है, यूट्रस में नहीं। तो as far as precautions are concerned, it is like any other pregnancy. Risks बढ़ती है अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो जैसे ही कोई नेचुरली ट्विंस कंसीव करे उनको ज्यादा केयर लेना पड़ता है, वैसे ही आईवीएफ के प्रेगनेंसीज में ऑफ कोर्स कभी कभी रिस्क रहता है, जो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, या ट्विंस रहता है तो डिस्कॉर्डेंसी रहती है। तो ऐसे केसेस में ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है। पर इट्स नॉट कि जो आईवीएफ प्रेगनेंसी का कोर्स है वो बहुत ज्यादा अलग है नेचुरल प्रेगनेंसी के, नो, नॉट एट ऑल। और किन कंडीशन में आईवीएफ मतलब एज अ डॉक्टर आप आईवीएफ ऑप्ट करने को नहीं कहते कपल को? अगर देखिए यंग कपल है और उनके इवैल्यूएशन पे जो हम थरो इवैल्यूएशन करते हैं, समझिए उन्होंने बराबर संबंध ही नहीं रखा है, उनके रिपोर्ट्स जो है, ब्लड रिपोर्ट्स, सीमेन रिपोर्ट्स, हार्मोन रिपोर्ट्स, जो यूट्रस सब हेल्दी है, कुछ रीजन नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है,
तो हम उनको कन्विंस करते हैं, हम उनको तरीके बताते हैं कि ऐसे ऐसे तरीके से आप फर्टाइल पीरियड में संबंध रख के आप कोशिश करिए कुछ महीने, और फिर अगर दिक्कत होती है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, तो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो यूजुअली ऐसे रीजंस होते हैं, पर जैसे मैंने बोला अनइंडिकेटेड आईवीएफ हम करते नहीं हैं। अगर कुछ रीजंस है, जैसे औरत की उम्र ज्यादा है, या डेफिनेट स्पर्म फैक्टर है, या ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, या बहुत सारे समझिए मिसकैरेजेस हुए हैं पहले, या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, तो यूजुअली हम इंडिकेटेड केसेस में ही टेस्ट ट्यूब बेबी एडवाइस करते हैं, या उन्होंने जैसे पहले बहुत ट्रीटमेंट्स कर चुके हैं, समझिए आईयूआई, प्लान रिलेशन, ओव्यूलेशन, इंडक्शन, और बहुत सालों से वो ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम रेकमेंड करते हैं। जी, तो आपने, मुझे लगता है जितने सारे मिथ्स थे उन सब के बारे में आपने जो डाउट्स थे वो सब क्लियर कर दिए। बट एज अ डॉक्टर आप जो हमारे तमाम जो फॉलोअर्स है उन्हें आईवीएफ को लेकर फाइनली क्या कहना चाहेंगे? आप आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी से डरिए मत। पहले तो ये, अगर आप मोटिवेटेड इनफ है और आप सही डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो आपको इनसिक्योर या डरने की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसका सल्यूशन ढूंढना। अगर आप डर के बैठेंगे तो प्रॉब्लम्स शायद बढ़ सकती है। तो टाइमली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके राइट पाथ पे चलना वो ज्यादा जरूरी है, एंड वो आपको एक स्पेशलिस्ट ही हेल्प कर सकता है। सो बहुत जरूरी है कि आप एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए। आप अगर इश्यूज हो रही हैं, आप अप्रोच कीजिए काउंसलर को या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट को, और इग्नोर ना करिए। एंड अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो इतनी डर की बात नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो सक्सेस रेट्स अच्छे हैं, अनलेस कुछ दिक्कत है। ऑफ कोर्स फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ड्रेनिंग होती है बहुत कपल के लिए, ज्यादातर औरत के लिए। तो फैमिली सपोर्ट और पार्टनर सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे मेरे मन में एक सवाल आ गया कि आईवीएफ का जो प्रोसीजर होता है उसमें एक स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है वो प्ले कर सकता है उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। स्ट्रेस, ऑफ कोर्स स्ट्रेस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, पर स्ट्रेस की वजह से फेलियर होना ये कुछ प्रूवन फैक्ट नहीं है। वो दोनों इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं। अभी इतना कुछ हो रहा है तो स्ट्रेस होना ही है, वो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो उससे ऑफ कोर्स एक विशियस साइकिल बन जाता है, वो एग्रेवेट हो सकता है। पर किसी को बोलना आप स्ट्रेस ना कीजिए, वो थोड़ा इनसेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि जो बंदी या जो कपल भुगत रहा उनको ही पता है उन what they are feeling. So of course, you know, stress is a part of this process, but हम अपनी एनर्जीज कैसे चैनलाइज करें वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर दिव्या, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और एक फॉलोअर ने कमेंट भी किया है कि लोग फेस टू फेस इतने अच्छे से नहीं बताते जितने अच्छे से आपने सब इलेबोरेट करके पूरे प्रोसेस को बताया, पूरे जो डाउट्स है उनको क्लियर किए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, प्लेजर स्पीकिंग टू एन ऑडियंस। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज, श्योर। तो आई होप कि आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ होगा, क्योंकि आईवीएफ को लेकर तमाम तरह के मिथ्स है। जब भी आईवीएफ की बात आती है तो दिमाग में तरह तरह के सवाल जो है वो आने लगते हैं, और वो जो सवाल होते हैं, सवाल कम होते हैं, डाउट ज्यादा होते हैं, मिसकंसेप्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो सूचनाओं की, इंफॉर्मेशन की जो कमी होती है, इस कारण से इतने ज्यादा जो सवाल है हमारे मन में आते हैं। और इसीलिए आज हमने इस टॉपिक को उठाया और जो तमाम डाउट्स थे आईवीएफ को लेकर वो हमने क्लियर करने की कोशिश की। हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ी उन्होंने
बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट करके बताया कि आईवीएफ को लेकर क्या कुछ मिथ्स है और उससे जुड़े, उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। अगर आपके मन में भी किसी तरह का टॉपिक को लेकर सवाल है, आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पर हम डिस्कशन करें, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 636-636-3030। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज स्टे विद जेल्दी। थैंक यू सो मच।